चलिए आइए शुरू करते हैं एक छोटे से सवाल से। क्वेश्चन ऐसा है कि आपसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछा जा रहा है किसी एक मेटालिक सरफेस के लिए, जिस मेटालिक सरफेस का वर्क फंक्शन बता दिया गया है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन है कि वर्क फंक्शन W ये है 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। आप इसे लिख सकते हैं दिस इज 0.1 इंटू 6.6 सॉरी दिस इज 0.1 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर -19 जूल्स। ठीक है, ये जो वर्क फंक्शन है ये वर्क फंक्शन होता है H इंटू एफ नॉट के बराबर। H हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है और F क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो ये लीजिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ रही है वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाई H, यानी वर्क फंक्शन है 0.1 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर -19 डिवाइडेड बाई H 6.626 इंटू 10 रेज टू दी पावर -34। ठीक है, कितना हो जाएगा ये बताइए? तो दिस इज 0.024 इंटू 10 रेज टू दी पावर, ये 19 ऊपर गया तो कितना हो गया? +34। ठीक है, तो 15 होगा ना, 10 रेज टू दी पावर 15। ठीक है, ऑलराइट। तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये 3 0 हटा दीजिए यहां से, तो दिस इज 24 इंटू 10 रेज टू दी पावर 12। ठीक है, 24 इंटू 10 रेज टू दी पावर 12 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक, चलिए आइए अगले पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन व्हेन फ्रीक्वेंसी 4 इंटू 10 रेज टू दी पावर 14 हर्ट्ज इज इंसिडेंट ऑन इट, फाइंड द स्पीड ऑफ द एमिटेड फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ गया। तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन है ये थ्रेशोल्ड से बड़ा है या छोटा है? ऑब्वियसली ज्यादा है, ये 10 रेज टू दी पावर 12 है, ये 10 रेज टू दी पावर 14 है। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, तो बाहर आए हुए फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बतानी है, बाहर आए हुए फोटो इलेक्ट्रॉन का स्पीड भी बताना है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेज हम लोग क्या करते हैं कि इस इंसिडेंट फोटोन के पास कितनी एनर्जी है वो निकाल लीजिए। तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज इक्वल टू H इंटू एफ, फ्रीक्वेंसी दे रखा है ना। ओके, तो देखिए जरा, ये H इंटू एफ आपको एनर्जी जूल्स में देगा, जूल्स में। ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना होगा तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देंगे। ओके ना, तो ये H की वैल्यू लिखते हैं हम लोग, दिस इज 6.626 इंटू 10 रेज टू दी पावर -34। फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 4 इंटू 10 रेज टू दी पावर 14 डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर -19। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए? ये आ रहा है 16.56 इंटू 10 रेज टू दी पावर, ये 14 हो गया 20, हाँ माइनस। ठीक है, यानी कि दिस इज 1.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, ओके, ऑलराइट। तो ये देखिए, ये जो हमारे पास मेटालिक सरफेस है, ये मेटल, इस मेटालिक सरफेस के लिए वर्क फंक्शन कितना दे रखा है? तो वर्क फंक्शन दे रखा है 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपने जो इंसिडेंट रेडिएशन डाला है उस इंसिडेंट रेडिएशन के पास एनर्जी है 1.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो ये जो हमारे पास एक फोटो इलेक्ट्रॉन जो बाहर आएगा सरफेस से, वो फोटो इलेक्ट्रॉन जो बाहर आ रहा है कितनी काइनेटिक एनर्जी के साथ वो बाहर आएगा? तो इसके लिए हम लोग लगाएंगे आइंस्टाइन्स इक्वेशन, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ये मिला इसे 1.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is equal to work function which is 0.1 electron volt plus kinetic energy maximum। तो यहां से तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया? ये आ रहा है 1.65 माइनस 0.1। ठीक है, ऑलराइट, कितना आ गया ये बताइए? दिस इज 1.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके ना, ठीक है, तो यही हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, आपको स्पीड भी बताना है, तो स्पीड के लिए क्या करेंगे? ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, पहले तो इसे जूल्स में लिख लीजिए, ये है 1.55 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर -19 जूल्स, और इस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को आप इक्वेट कर सकते हैं हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू v², हाफ mv²।
दिस इज इक्वल टू 1.55 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 19. तो ये v स्क्वायर इज अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 1.55 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 31. ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.73 इंटू 10 रेज टू दी पावर 6 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, चलिए ये आ गया समझ. ओके, समझ आया. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. बताइए अगला सवाल. चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बनाते हैं. ठीक, बोला जा रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज ई व्हेन इंसिडेंट वेवलेंथ इज लैम्डा बाई 2. तो ये मान लेते हैं हमारे पास है कोई एक मेटल. इस मेटल के लिए वर्क फंक्शन में मान लेता हूं फाई. हमें यही फाई निकालना है. तो आपने इसके ऊपर एक इंसिडेंट रेडिएशन डाला, इस रेडिएशन के पास एनर्जी ई है. तो यहां से एक फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर आया और इस फोटो इलेक्ट्रॉन की कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी. वो काइनेटिक एनर्जी सवाल में बताया जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई. तो ये इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी को कैसे लिखेंगे? इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी एच सी बाई लैम्डा, लेकिन लैम्डा को मैं लैम्डा ना लिख करके लैम्डा बाई 2 लिखूंगा, क्योंकि सवाल में इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ लैम्डा बाई 2 बोला जा रहा है शुरुआत में. तो उस समय काइनेटिक एनर्जी ई है. ठीक, ओके ना. तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन यानी एच सी अपॉन लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन. इस चीज की वैल्यू बताई जा रही है ई. तो दिस इज फाई प्लस ई और ये है 2 टाइम्स ऑफ एच सी बाई लैम्डा के बराबर. तो ई एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज 2hc बाई लैम्डा माइनस टाइम्स ऑफ वर्क फंक्शन फाई है. ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 1. ओके, ठीक है. आप चाहें तो इसी एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. जो बाहर आया हुआ फोटो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी यदि हम लोग v मान लेते. ठीक है, आगे ये बोल रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 2e. काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाता है 2e जब इंसिडेंट फोटोन का जो वेवलेंथ है वो लैम्डा बाई 3 है. कहने का मतलब है इसी फोटोसेंसिटिव सरफेस के ऊपर यदि आपने लैम्डा बाई 3 यूनिट का रेडिएशन डाला है, लैम्डा बाई 3 वेवलेंथ का रेडिएशन डाला है, तो अब जो बाहर आने वाला फोटो इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी ई नहीं बल्कि 2e है, 2e. ठीक है, तो फिर से हम लोग वही इक्वेशन, ये वर्क फंक्शन तो फाई ही रहेगा इसका. तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे बताइए कि अब जो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है दैट इज एच सी बाई लैम्डा बाई 3 है. ठीक है, दिस इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन. तो इस चीज को मैं क्या लिखूंगा बताइए, ये काइनेटिक एनर्जी जो है ये हो चुका है 2 टाइम्स ऑफ ई. दिस इज 3hc बाई लैम्डा माइनस 5. ठीक है, अच्छा यदि काइनेटिक एनर्जी ई से 2e हुआ है तो एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी हो गई होगी? यदि शुरुआत में स्पीड v थी, तो बाद में इस दूसरे सिचुएशन में जो एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई होगी? √2v. भाई स्पीड √2 टाइम्स होगा तभी तो काइनेटिक एनर्जी 2 गुना होगा. वैसे ये पूछा नहीं है, जस्ट ऐसे ही मैं बता रहा था. तो यही 2 इक्वेशन है, यहां से आपको फाई की वैल्यू निकालनी है. निकालिए, कैसे निकालेंगे? डिवाइड कर देते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं. 1/2 किया तो 1/2 दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ hc बाई लैम्डा माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स ऑफ hc बाई लैम्डा माइनस 5. ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है 3hc बाई लैम्डा माइनस 5. दिस इज इक्वल टू 4hc बाई लैम्डा माइनस 25. ठीक है, तो इसे हम लोग इधर ले आते हैं. दिस इज माइनस 5 प्लस 25. तो 5 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ hc बाई लैम्डा माइनस 3 टाइम्स ऑफ hc बाई लैम्डा. ठीक है, तो 5 की वैल्यू कितनी आ रही है? hc बाई लैम्डा.
ठीक है, ये लीजिए वर्क फंक्शन हमारे पास कितना आ गया, hc बाई लैम्डा। समझ गए? जो दो अलग अलग केसेस थे, दोनों केसेस के लिए हम लोगों ने आइंस्टाइन इक्वेशन लगाया और फाई निकालने के लिए हम लोगों ने दोनों को डिवाइड कर दिया। तो ये जो एनर्जी वाला टर्म था, ई वाला टर्म, वो कैंसिल आउट हो गया और यहां से फाई की वैल्यू आ गई। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन। चलिए आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बनाते हैं। मेटल सरफेस है, इसके लिए वर्क फंक्शन बता दिया गया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ये लीजिए, ये एक मेटालिक सरफेस में ड्रॉ कर रहा हूं, इसके लिए वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इज इरेडिएटेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ 641 एंगस्ट्रॉम। ये यहां पर हम लोगों ने लैम्डा जो डाला है वो है 641 एंगस्ट्रॉम। ऑलराइट, ऑलराइट। फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हिच एब्जॉर्ब्स द इंसिडेंट फोटोन एंड बिफोर कमिंग आउट ऑफ द सरफेस it suffers 2 inelastic collision in which it loses 10% of its energy every time. 10% of its energy every time. मतलब हर कोलिजन में जो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है वो इन इलास्टिक नेचर का कोलिजन हुआ होगा, तो हर कोलिजन में जो एनर्जी उसके पास है, अवेलेबल एनर्जी, उसका 10% वो लूज कर देता है। तो एक टक्कर में यदि वो 10% एनर्जी लूज कर देगा तो 90% एनर्जी बचेगी, फिर अगले टक्कर में उस बचे हुए 90% का 10% लूज कर देगा। आ रही है बात समझ? हाँ, तो इसीलिए मैंने जस्ट 2 ही टक्कर लिए हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, सबसे पहले इस इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी निकालते हैं। तो इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी इज hc बाय लैम्डा। hc को आप पहचानते हैं, hc इज 12420 बाय 641 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम और नीचे हमारे पास एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम कैंसिल आउट हो गया। कितना आ रहा है ये? एक काम कीजिएगा, एक थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम लोग, ये 621 कर दीजिएगा। चलिए इसको 621 कर दीजिएगा, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। 621 कर लेते हैं। दिस इज 12420 बाय 621। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम है, ये एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम कैंसिल आउट हो गया। ये कितना आ रहा है? 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। कितना आ रहा है? 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना? चलिए सुनिए, देखिए, तो ये यहां पर कोई एक इलेक्ट्रॉन है, उसे कितनी एनर्जी मिल गई? उसे एनर्जी मिली है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेकर के सीधा ही बाहर नहीं आ रहा है, ये पहले एक दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है। दिस इज फर्स्ट कोलिजन, और इस टक्कर में इसके पास जो भी अवेलेबल एनर्जी है उसका 10% इसने लूज कर दिया। तो कितनी है अवेलेबल एनर्जी? अवेलेबल एनर्जी है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो आफ्टर वन कोलिजन या आफ्टर फर्स्ट कोलिजन कितनी एनर्जी बचेगी इसके पास? तो इसके पास जो एनर्जी बचेगी, लेट से वो एनर्जी ई डैश है, दैट इज 90% ऑफ एनर्जी अवेलेबल। ठीक है, कितनी एनर्जी मिली थी? 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मिला था, और उसका बस 90% ही बचा है। हाँ बताइए। इलास्टिक कोलिजन है, तो पहले इलास्टिक कोलिजन में 10% ऑफ ओरिजिनल एनर्जी यूज करा और दूसरे वाले, हाँ वही तो देख ली, सुन लीजिए। तो ये 90% इसका निकालिए, इसका 90% कितना होगा? दिस इज 90 बाई 100 ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कितना आ गया? ये आ गया 18 इलेक्ट्रॉन। अब जो अगला टक्कर होगा उसमें इस अवेलेबल एनर्जी का 10% लॉस होगा, इस अवेलेबल एनर्जी का। यस, तो आफ्टर सेकेंड कोलिजन, आफ्टर सेकेंड कोलिजन, अब जो एनर्जी इसके पास है मैं उसे ई डबल डैश से डिनोट कर रहा हूं। दिस इज 90% ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि 10% इसमें भी लॉस हुआ, 10% लॉस हुआ तो बचा कितना? 90%। किसका 90%? अवेलेबल एनर्जी का। तो पहले टक्कर के पहले जब ये किसी से नहीं टकराया था, बस सिर्फ इसे फोटोन जो एनर्जी देकर जा रहा था, तो फोटोन से टक्कर के बाद इसकी एनर्जी पास, मतलब इसके पास जो एनर्जी थी वो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की थी। एक टक्कर हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी खर्च हो गया, अब बचा 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर से ये किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराया तो वहां फिर से 10% का लॉस हुआ,
तो अब जो रिमेनिंग एनर्जी है दिस इज 90/100 इंटू 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कितना आएगा बताइए? तो क्या 1.8 माइनस कर दीजिए इसमें से 16.2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये दो टक्कर में दिखा देता हूं। यहां पर भी 10% का लॉस, यहां पर भी 10% का लॉस। अब ये फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, है ना? तो अब आप लगा दीजिए कि एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। लेकिन ये एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन में ई डबल डैश लिखूंगा क्योंकि अब इसके पास वही एनर्जी बची हुई है। कितनी बची हुई है? तो 16.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचा हुआ है। और इस मेटालिक सरफेस का वर्क फंक्शन कहां गया? वर्क फंक्शन कितना दे रखा है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो बाहर आए हुए इस इलेक्ट्रॉन के पास जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो 16.2 माइनस 2 यानी कि 14.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी अब भी इसके पास बची हुई है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। यदि ये कोई टक्कर वक्कर नहीं हुआ होता, ठीक है, यदि ये कोई टक्कर वक्कर नहीं हुआ होता तो इसे सीधा 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिलती, ये सरफेस से बाहर आता और बाहर आए हुए उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते कि ये वो इलेक्ट्रॉन है जिसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। और प्रैक्टिकली वैसे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर काफी कम होता है जो सबसे ज्यादा एनर्जी कैरी करके बाहर आता है। ठीक है, प्रैक्टिकली किसी ना किसी तरीके से ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बाहर आ रहे हैं वो अपनी एनर्जी लूज करते हैं और जो एक्चुअल एनर्जी उनके पास होती है वो बस इन्हीं दो डिफरेंस के बराबर नहीं होती है, उससे कम होता है। ठीक है, तो ये एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू मैंने इस बात को समझाने का कोशिश किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालिए, देखिए एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यह है एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो ये इसकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी आइंस्टाइन ने नहीं किया था। ठीक है, उन्होंने बस इसके जो रिजल्ट्स थे वो कंक्लूजन दिया था। ठीक है, क्या हुआ था इस एक्सपेरिमेंट में, चलिए समझते हैं इसको। तो ये है हमारे पास एक वैक्यूम ट्यूब। ये क्या है? दिस इज अ वैक्यूम ट्यूब। इस वैक्यूम ट्यूब के अंदर यहां पर हम लोगों ने दो प्लेट्स ले रखे हैं। ठीक है, ये है पहला प्लेट और ये दूसरा प्लेट है। ये दोनों मेटालिक प्लेट है। ठीक है, इस पहले मेटालिक प्लेट का नाम कैथोड है, दूसरे मेटालिक प्लेट का नाम एनोड। इसी कैथोड को हम लोग एमिटर प्लेट भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? एमिटर प्लेट। और इसी एनोड को हम लोग कलेक्टर प्लेट भी कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोगों ने क्या किया? तो ये कैथोड से एक वायर, कंडक्टिंग वायर निकाल करके इसको हम लोगों ने किसी एक एक्सटर्नल बैटरी के नेगेटिव साइड से कनेक्ट कर दिया और ये जो एनोड है इस एनोड से एक कंडक्टिंग वायर से हम लोगों ने उसी बैटरी के पॉजिटिव साइड से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, जैसे ये एनोड से बैटरी की हायर साइड कनेक्टेड है अभी के लिए और कैथोड से बैटरी की लोअर साइड कनेक्टेड है। इन दोनों प्लेट के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए एक वोल्ट मीटर और सर्किट में करंट के फ्लो को मेजर करने के लिए एक एमीटर या मिली एमीटर लगा दिया है। ठीक है, ये पूरा एक इवैक्यूएटेड ट्यूब के अंदर है, वैक्यूम ट्यूब के अंदर। ठीक है, ये पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब यहां हमारे पास कोई एक सोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। ठीक है, जिससे हम लोग लाइट रेडिएशन इसके ऊपर डालने वाले हैं। ठीक है, जो लाइट रेडिएशन इस मेटालिक सरफेस के ऊपर डाला जाएगा ऑब्वियसली उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा बड़ी होगी या उसका जो वेवलेंथ होगा वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से छोटा होगा। मेरे कहने का मतलब है कि इस इंसिडेंट रेडिएशन से आने वाली जो एनर्जी होगी वो वर्क फंक्शन से ज्यादा बड़ी होगी, वर्क फंक्शन से ज्यादा बड़ी होगी। आई बात समझ? तो जैसे ही इस रेडिएशन को आप चालू करते हैं, इस मेटालिक सरफेस पर डालना चालू करते हैं, ठीक, तो क्या होगा बताइए? तो इस मेटालिक सरफेस से ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, है ना, और इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रॉन्स भर जाएंगे। ठीक है, इस स्पेस में पड़े हुए इन इलेक्ट्रॉन्स का भी हम लोग एक नाम निकाल देते हैं
इसे कहते हैं, दीज आर स्पेस इलेक्ट्रॉन या स्पेस चार्ज। स्पेस चार्ज आई बात समझ? ठीक है, चलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये सुन लीजिएगा कि ये जो बैटरी हम लोगों ने, अच्छा ये की क्लोज करेंगे हम लोग, और ये जो बैटरी है, इस बैटरी के ऊपर मैंने ऐसा सा एक एरो लगा दिया है, ठीक है। तो इस बैटरी से हम लोग इन दोनों प्लेट के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस बदलने वाले हैं। यानी बैटरी से जो वोल्टेज हम लोग यहाँ क्रिएट करेंगे दोनों प्लेट के अक्रॉस, वो हम लोग वेरिएबल रखेंगे, कांस्टेंट नहीं रखेंगे, ठीक है। ऑलराइट, वेरिएबल इन द सेंस कि अभी के लिए ये जो V है आप इसे लिख सकते हैं दिस इज VA माइनस टाइम्स ऑफ VC, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड हम लोग बदलेंगे, मतलब कभी इट इज समथिंग लाइक 10 वोल्ट की बैटरी लगा देंगे, कभी 20 वोल्ट की, कभी 30 वोल्ट की, ऐसा, ठीक है। इतना ही नहीं, हम लोग इसकी पोलैरिटी भी बदल देंगे। तो मैं क्या कह रहा था कि ये जो बैटरी है हम लोग इसके टर्मिनल्स को भी एक्सचेंज करेंगे, आगे चल के टर्मिनल्स को एक्सचेंज करेंगे। मतलब अभी के लिए तो हम लोगों ने एनोड को बैटरी की पॉजिटिव साइड से कनेक्ट किया है, लेकिन आगे चल के ऐसा हो सकता है कि हम लोग एनोड वाली साइड को बैटरी के नेगेटिव साइड से कनेक्ट कर दें और कैथोड वाली साइड को बैटरी के पॉजिटिव साइड से कनेक्ट कर दें। ऐसा करने से इस दोनों प्लेट के बीच में बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाएगा डायरेक्शन में। एक एक करके डिस्कस करते हैं। अभी के लिए हम लोगों ने हायर साइड इधर कनेक्ट कर रखा है, ये हायर साइड इधर लोअर साइड। तो यदि आप बैटरी लगाएंगे तो अंदर बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एनोड से कैथोड की तरफ होगी, सिंपल, ठीक है। चलिए, तो यहां पर सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, देखिए सबसे पहला काम कि ये वाई एक्सिस के अलोंग हम लोगों ने लिया वोल्टेज और एक्स एक्सिस के अलोंग लिया करंट, ठीक है, ओके। तो शुरुआत में ये ऐसा करते हैं, सुनिएगा, हाँ ऐसा करते हैं। इसके बाद कि ये एक्स एक्सिस हम लोग एक वैल्यूज बस से रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, मेजर करने जा रहे हैं। ये वाई एक्सिस के अलोंग जो भी सर्किट में फ्लो होने वाला करंट होगा उसको प्लॉट कर लेंगे और एक्स एक्सिस के अलोंग हम लोग वोल्टेज ले लेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत में हम लोग ये कर रहे हैं कि ये बैटरी से कोई भी वोल्टेज नहीं लगा रहे हैं। एक बार के लिए वोल्टेज की वैल्यू कितना ले रखा है, 0, ठीक है। तो जब हम लोगों ने 0 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है, मतलब इस रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है। उस सिचुएशन में आपने इस सोर्स को चालू किया, इससे इंसिडेंट रेडिएशन आया, ढेर सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए। तो उस पर भी हम लोगों ने क्या नोटिस किया कि सर्किट में कुछ ना कुछ फोटो करंट बन रहा है। इवन इफ आपका अप्लाइड पोटेंशियल 0 है, फिर भी यहां से बहुत सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे निकले होंगे जो किसी ना किसी तरीके से ये एनोड यानी दूसरी प्लेट पर आकर स्ट्राइक कर रहे हैं, यानी कलेक्टर प्लेट पर आकर स्ट्राइक कर रहे हैं। मतलब 0 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, यहां से ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं। ऑब्वियसली जो हर इलेक्ट्रॉन बाहर आया है क्या वो सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर आएगा या अलग अलग काइनेटिक एनर्जी के साथ? अलग अलग काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर आएगा। पिछला एग्जांपल हम लोगों ने इसी पर किया है, ठीक है। तो वो सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स जिनके पास काइनेटिक एनर्जी सिग्निफिकेंट वैल्यू की है, ठीक ठाक है, तो वो इस स्पेस चार्ज में पड़े हुए फोटो इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करके दूसरी साइड आकर कलेक्टर प्लेट पर हिट करते हैं। तो इस तरीके से आपका ए एनोड और कैथोड के बीच में एक इलेक्ट्रॉन का फ्लो सेटअप हो जाता है। यहां से करंट फ्लो होता है, यहां से करंट फ्लो होता है, तो आगे तो पूरा एक कंडक्टिंग वायर ही है, पूरी सर्किट में करंट फ्लो होगा। आ रही बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। मैं सबसे पहली बात ये कहना चाह रहा हूं कि इफ पोटेंशियल इज 0, इफ पोटेंशियल इज 0, तो यहां से आए हुए फोटो इलेक्ट्रॉन्स को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दीजिए। एक जिनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा है कि वो स्पेस चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करके दूसरे प्लेट पर आ जाते हैं, तो वो सर्किट में करंट बनाएंगे, करंट में कंट्रीब्यूट करेंगे। और यहां से बाहर आए हुए फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी यदि लोअर वैल्यू की हुई, कम वैल्यू की हुई, तो वो स्पेस चार्ज को, मतलब ये जो यहां बीच में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स को एक्सपीरियंस करके दोबारा से उसी प्लेट में चले जाएंगे, तो वो करंट में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। समझ रहे हैं, ठीक है। तो इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन are
significant so as to overcome repulsive force of space charge, these electrons contributes in photocurrent. ठीक है, these electrons contributes in photocurrent. ठीक, चलिए अब हम लोग इस बैटरी के रोल को समझते हैं. ठीक है, तो स्टार्टिंग में जैसा मैंने बताया कि ये वाला जो साइड है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ये वाली साइड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है. अब हम लोगों ने बैटरी से पोटेंशियल बढ़ाना स्टार्ट किया, बैटरी से पोटेंशियल बढ़ाना स्टार्ट किया तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ना स्टार्ट हुआ, यहां पर नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ना स्टार्ट हुआ. तो ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया. अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन इलेक्ट्रॉन्स पर किधर फोर्स लगाएगा बताइए? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रॉन्स पर इस दिशा में एक फोर्स लगाएगा. तो वैसे फोटो इलेक्ट्रॉन जिसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम थी, जो खुद से पहले प्लेट से निकलकर यानी कैथोड से निकलकर एनोड तक नहीं पहुंच पा रहे थे, वो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के सपोर्ट से धीरे धीरे दूसरे प्लेट तक पहुंचने लगेंगे. आ रही बात समझ? भाई आप ये बैटरी से पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन पर इधर की तरफ फोर्स बढ़ेगा. तो लेस एनर्जी के साथ बाहर आए हुए फोटो इलेक्ट्रॉन, मतलब वैसे फोटो इलेक्ट्रॉन जिनकी काइनेटिक एनर्जी शुरुआत में बहुत कम थी, इस स्पेस चार्ज में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्सिव फोर्स को एक्सपीरियंस करके वो उसी तरफ जा रहे थे. अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड उन इलेक्ट्रॉन्स को खींचकर दूसरे प्लेट की तरफ लेकर आना स्टार्ट करेगा. तो दूसरे प्लेट तक पहुंचने वाले उन इलेक्ट्रॉन्स का नंबर पर सेकंड बढ़ेगा जैसे जैसे आप इस बैटरी से वोल्टेज बढ़ाएंगे. एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये सर्किट में फ्लो होने वाला करंट बताइए बढ़ेगा. ठीक है, बढ़ेगा. और फिर ये करंट बढ़ते 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 कभी ना कभी कांस्टेंट हो जाएगा. कांस्टेंट क्यों हो गया कांस्टेंट? तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये जो कांस्टेंट करंट आपको दिखाई दे रहा है, इसी कांस्टेंट करंट को हम लोग कहते हैं दिस इज सैचुरेशन करंट. सैचुरेशन करंट. ठीक है, इस सैचुरेशन करंट को IS से डिनोट करेंगे. हाँ भाई बताइए करंट क्यों सैचुरेट हो गया? तो करंट इसलिए सैचुरेट हो गया क्योंकि जितने भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड बाहर आ रहे थे, किसी ना किसी वैल्यू ऑफ वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग या किसी ना किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग पर सेकंड निकलने वाले सारे फोटो इलेक्ट्रॉन दूसरे प्लेट यानी कि एनोड तक पहुंच रहे हैं. अब फर्दर बैटरी से वोल्टेज बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप बैटरी से वोल्टेज बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड यहां से निकले हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच रहे हैं पर सेकंड. तो अब बैटरी से आप वोल्टेज बढ़ा भी देंगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा, करंट तो कभी ना कभी कांस्टेंट हो ही जाएगा ना. तो इसी कांस्टेंट करंट को हम लोग कहते हैं सैचुरेशन करंट. समझ गए? सैचुरेशन करंट. चलिए ये ठीक है. ओके, ये हम लोग इसको डिफाइन कर लेंगे, इस सैचुरेशन करंट का भी एक्सप्रेशन भी बना लेंगे, फॉर्मूला भी लिख लेंगे. ठीक है, लेकिन एक बार के लिए आप ये सुनिएगा कि यदि मैं इस बैटरी की पोलैरिटी को बदल दूं, ऐसा लगा दूं बैटरी को, ऐसा, ये है हायर साइड, ये है लोअर साइड. ठीक है, अब क्या होगा? बैटरी की पोलैरिटी को हम लोग बदल रहे हैं, ये हायर साइड है, ये लोअर साइड. मतलब इधर की साइड का पोटेंशियल ज्यादा, इधर की साइड का पोटेंशियल कम. तो इस स्पेस में, इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ऐसी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है. तो अब जो बाहर आए हुए फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब जो बाहर आए हुए फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ये फोटो इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे? ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स. तो इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स इधर लगेगा. भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स इधर की तरफ लगेगा.
आ गई बात समझ? तो आप निकले हुए फोटो इलेक्ट्रॉन्स को जैसे दिखा रहे हैं भाई, सामने वाले प्लेट पर ही नेगेटिव पोटेंशियल है, तो फोर्स इधर लगेगा, तो वो फोटो इलेक्ट्रॉन जो ठीक ठाक एनर्जी के साथ निकले थे वो रिटार्ड होंगे, उनकी वेलोसिटी घटेगी। तो अब बताइए कि वो फोटो इलेक्ट्रॉन जो दूसरे प्लेट तक पहुंचकर करंट में कंट्रीब्यूट कर रहे थे, उनका नंबर तो घटेगा ना टाइम के साथ। तो सर्किट में फ्लो होने वाला करंट बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा, लॉजिकल। तो यहां पे ये जो रिटार्डिंग रीजन है, अरे क्या हो गया, तो ये करंट घटा, और करंट घटते 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 एक स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है जिस पर कि ये करंट घटते घटते घटते, हाँ भाई, ये करंट घटते 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 जीरो हो गया। तो इसे हम लोग कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या कहते हैं बताइए? स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, इसे मैंने V नॉट से डिफाइन किया, डिनोट किया, सॉरी, V नॉट से डिनोट किया। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब, स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब ये पोटेंशियल की वो नेगेटिव वैल्यू है जिस पर कि सर्किट में फ्लो होने वाला फोटो करंट घटकर जीरो हो गया है। क्यों जीरो हुआ है उसका लॉजिक आपको समझ में आ गया है, क्योंकि इन दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बदल गई है, इलेक्ट्रॉन पर काम करने वाला फोर्स बदल गया है, मतलब कि जो ठीक ठाक एनर्जी के साथ निकल रहा था उसको अब आप रिटार्ड कर रहे हैं। तो जैसे जैसे पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ाएंगे, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स बढ़ेगा, यानी इलेक्ट्रॉन पर एक्सेलरेशन, मेरा मतलब है रिटार्डेशन बढ़ेगा। तो उसकी वेलोसिटी घटते 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 कभी ना कभी जीरो होगी और वो घूमकर वापस उसी प्लेट में चला जाएगा जिस प्लेट से वो निकला था, दैट इज कैथोड या एमीटर प्लेट। ठीक है, तो जिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वोल्टेज पर, जिस पर्टिकुलर वैल्यू, मतलब आप इसे क्या बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ एनोड का पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड का पोटेंशियल। ठीक है, तो ये वो नेगेटिव पोटेंशियल है जिस पर कि सर्किट में फ्लो होने वाला फोटो करंट जीरो हो गया है, उसी को हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल नाम दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको मैं डिफाइन करवा दूंगा, ठीक है, लिखवा दूंगा। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, चलिए ठीक। तो अब हम लोग बात करते हैं इसमें हम लोगों ने कैसा कैसा वेरिएशन किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वेरिएशन इन फोटो करंट विथ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। सबसे पहला, ठीक है, वही एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। ठीक है, सेटअप दोबारा से तो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ठीक, फिर भी मैं छोटा सा ऐसे दोनों प्लेट रिप्रेजेंट कर देता हूं कि यहां पर हमारे पास सोर्स है, इस सोर्स से हम लोग लाइट रेडिएशन इसके ऊपर डाल रहे हैं। तो सबसे पहला वेरिएशन जो हमें समझना है वो ये है कि वाई एक्सिस के अलोंग हम लोगों ने लिया फोटो करंट और एक्स एक्सिस के अलोंग है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक, आप एक बार के लिए इसी इंटेंसिटी को ऐसा भी समझ सकते हैं, इट इज समथिंग लाइक कि पहले एक बार हम लोग 10 वॉट की बल्ब लगाएंगे, फिर एक बार हम लोग 20 वॉट की बल्ब लगाएंगे, फिर एक बार हम लोग 30 वॉट की बल्ब लगाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या नोटिस किया, अच्छा, प्रोवाइडेड ये जो भी सोर्स है उस सोर्स से आने वाली लाइट रेडिएशन के पास एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा बड़ी है, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो 10 वॉट के करस्पॉन्डिंग बनने वाला सर्किट में फोटो करंट यदि आई नॉट था, तो हम लोगों ने नोटिस किया कि 20 वॉट के करस्पॉन्डिंग बनने वाला फोटो करंट 2 आई नॉट है। 2 आई नॉट, यहां पे और कोई सी भी चीज हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, लैम्डा या फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। ठीक है, एक बार के लिए सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी बदला है, सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी बदला है। तो हम लोग ये देख रहे थे कि जैसे जैसे हम लोग इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, सर्किट में फ्लो होने वाला फोटो करंट वैसे 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 बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये फोटो करंट का इंटेंसिटी के साथ जो वेरिएशन आता है, दैट इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, यानी फोटो करंट इज लीनियरली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, आई बात समझ? ये आप लॉजिकली भी ऐसे समझ सकते हैं कि इंटेंसिटी क्या होता है, तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होता है, और एनर्जी पर यूनिट टाइम हमारा पावर होता है। ठीक है, पावर पर यूनिट एरिया इज इंटेंसिटी। ठीक है, इसीलिए मैंने ये 10 वॉट 30 वॉट और 10 वॉट 20 वॉट और 30 वॉट लिख दिया यहां पर। तो ये पावर जो होता है
दिस पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकंड। ठीक है, ये ध्यान से समझिएगा, ये पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन पर सेकंड होता है। भाई पावर का फॉर्मूला निकाला था ना 1-2 क्लास पहले, n टाइम्स ऑफ hc बाय लैम्डा। n क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकंड। तो आप खुद सोचिए कि यदि आप नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकंड बढ़ाएंगे, क्वांटम एफिशिएंसी तो कांस्टेंट रहेगी इस मेटल के लिए, तो जितने ज्यादा फोटॉन्स आएंगे तो उतना ज्यादा फोटॉन पार्टिकल इंटरेक्शन होगा। तो जैसे जैसे फोटॉन्स का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे बाहर आने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी बढ़ेगा। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच सर्किट में बनने वाला जो फोटो करंट है वो लीनियरली बढ़ता चला जाएगा। लॉजिकल बिल्कुल ठीक है, ओके। इसको ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। मैं यहां लिख भी देता हूं क्या कि फोटो करंट is linearly proportional to intensity provided lambda या frequency constant। तो पावर हम लोगों ने कैसे बढ़ाया है? नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट बढ़ाकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अभी हम लोगों ने पोटेंशियल से कोई भी छेड़खानी नहीं किया था। पोटेंशियल हम लोगों ने कांस्टेंट रखा था। सिर्फ क्या चीज चेंज किया था? नंबर ऑफ फोटॉन्स हम लोगों ने बढ़ाए थे पावर बढ़ा करके, और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ हम लोगों ने कांस्टेंट रखा था। तो जैसे जैसे पावर बढ़ा, या यूं कह लें कि जैसे जैसे नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन बढ़ा, तो वैसे वैसे सर्किट में फोटो करंट भी बढ़ता चला गया। अब हम लोग इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो करंट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये वही बात है जो जस्ट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, क्या कि वाई एक्सेस के अलोंग, ये यदि हम लोग करंट ले लें एक्स एक्सेस के अलोंग पोटेंशियल, तो आप इस साइड के पोटेंशियल को एक्सेलरेटिंग रीजन भी बोल सकते हैं, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। मतलब बाहर आए हुए फोटो इलेक्ट्रॉन्स को हम लोगों ने एक्सेलरेट कराया है। तो एक्सेलरेट कराने के लिए, इसको मैं इधर ड्रॉ करता हूं, एक्सेलरेट कराने के लिए ये यहां पे हमारे पास सोर्स था, सोर्स से लाइट रेडिएशन हम लोगों ने ऐसा डाला है, तो इधर का पोटेंशियल हम लोगों ने ज्यादा बड़ा रखा था, इधर का पोटेंशियल कम रखा था। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा था, तो बाहर आए हुए इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऐसा लग रहा था, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा था। इस एक्सेलरेटिंग रीजन में हमारे पास 0 वोल्ट पर भी कुछ ना कुछ करंट था, और जैसे जैसे हमारा ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ा वैसे वैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स बढ़ा, तो दूसरे प्लेट पर आकर टकराने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ा, सर्किट में करंट बढ़ा। तो ये कुछ ऐसा सा वेरिएशन हमारे पास आया था। ठीक है, इसी करंट का क्या नाम निकाला था हम लोगों ने, बताइए? तो दिस इज सैचुरेशन करंट IS। ओके ना। अब ये वाला जो रीजन है हम लोगों को इसके बारे में भी डिस्कस करना है, तो यही हमारा रिटार्डिंग रीजन है। दिस इज रिटार्डिंग रीजन, या रिटार्डिंग पोटेंशियल यहाँ पे हम लोग लगाएंगे। रिटार्डिंग पोटेंशियल से मेरे कहने का मतलब है, फिर से समझ लीजिए कि ये जो दो फोटो सेंसिटिव प्लेट थे, मतलब ये हमारे पास एमिटर प्लेट था, ये कलेक्टर प्लेट था, इसके ऊपर हम लोग लाइट रेडिएशन ऐसे डालते थे किसी सोर्स से। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इधर की साइड पर बैटरी की हायर साइड और इधर बैटरी की लोअर साइड कनेक्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसा, तो बाहर आए हुए इलेक्ट्रॉन पर फोर्स काम करेगा ऐसा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी कभी ना कभी इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी ना किसी वैल्यू के लिए या पोटेंशियल की किसी ना किसी वैल्यू के लिए दूसरे प्लेट से नहीं टकरा पाएगा। सर्किट में करंट घटते 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 हो जाएगा 0, और ये हमारे पास काफी स्पेशल वैल्यू ऑफ वोल्टेज है जिसका नाम हम लोगों ने रखा हुआ है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, चलिए, तो हमें यहां पर क्या करना है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इतनी बात तो सही है ना, क्लियर है? सुनिएगा आगे। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो देखिएगा, मैं एक बात बताने जा रहा हूं कि ये हमारे पास वो कैथोड और एनोड, ये हमारे पास कोई एक सोर्स, इस सोर्स से लाइट रेडिएशन हम लोग डालेंगे, और एक बार के लिए हम लोग सिर्फ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बदलेंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखेंगे, मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है ये फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी,
ठीक है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी या वेवलेंथ कांस्टेंट रहेगा? वेवलेंथ कैसा रहेगा? तो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, क्या चीज चेंज कर रहे हैं? इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी आप फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ कांस्टेंट रख के कैसे चेंज कर सकते हैं? नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाकर। नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाकर मतलब आप एक बार के लिए ये समझ लीजिए, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ जो है ये कलर का रिप्रेजेंटेशन। तो मैं यहां पर एक ग्रीन कलर की लाइट फिक्स कर देता हूं, बस आपके समझने के लिए ये, ठीक है ना, कि हम लोगों ने क्या फिक्स कर दिया है, ग्रीन कलर की यहां पर एक लाइट लगा दी है। ओके, और कभी ये यहां पर जैसे मैं 2-3 एग्जांपल ले लेता हूं कि अलग अलग लाइट रेडिएशंस, एक I1 इंटेंसिटी का, एक I2 इंटेंसिटी का और एक I3 इंटेंसिटी का। आप अपने समझने के लिए मान सकते हैं कि ये I1 इंटेंसिटी की जो लाइट है ना वो 10 वॉट की लाइट है, I2 जो है वो एक 20 वॉट की लाइट है और ये I3 जो है वो 30 वॉट की लाइट। तीनों 10 वॉट, 20 वॉट और 30 वॉट ग्रीन कलर की लाइट, जिसके लिए फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ कांस्टेंट है। तो 10, 20 और 30 कैसे हो गए? नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़कर हुए होंगे। ठीक है, क्योंकि जो पावर का फॉर्मूला होता है, पावर इज n टाइम्स ऑफ hc बाय लैम्डा होता है। तो हम लोग ये n बढ़ाकर, ये लैम्डा कांस्टेंट रखते हुए ये n बढ़ाकर पावर बढ़ा। ठीक है, चलिए सुनिएगा, ये y एक्सिस के अलॉन्ग हमारे पास क्या है? फोटो करंट, और x एक्सिस के अलॉन्ग है पोटेंशियल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने चालू किया अपना ये 10 वॉट वाला बल्ब। सबसे पहले सबसे लेसर इंटेंसिटी I1 हम लोग चालू कर रहे हैं यहाँ पर। तो जैसे ही आपने I1 डाला, एज्यूमिंग इन सभी के पास जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा बड़ी, ठीक है ना, तो ढेर सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले। ऑब्वियसली सारे फोटो इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी के नहीं होंगे, कुछ जो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होंगे वो इस स्पेस चार्ज में पड़े हुए फ्री इलेक्ट्रॉन के रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करके आगे बढ़ेंगे, करंट में कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 0 वोल्ट के पोटेंशियल पर भी थोड़ा बहुत करंट आएगा। फिर हम लोगों ने ये, अभी हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस कैसा बनाया हुआ है? तो ये है लोअर साइड, ये है हायर साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है। एक्सेलरेटिंग रीजन में पहले बात कर रहे हैं, पहले कहां बात कर रहे हैं? एक्सेलरेटिंग रीजन में। तो जैसे ही आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते हैं, इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स बढ़ता है, सर्किट में फ्लो होने वाला करंट बढ़ते 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 सैचुरेट हो जाता है। ओके, ठीक। फिर ये हम लोगों ने 10 वॉट की लाइट को हटा दिया, अब हम लोग 20 वॉट की लाइट लेकर आ रहे हैं। यहां पर सोर्स पे क्या लगा दिया है? 20 वॉट की लाइट। जैसे ही हम लोगों ने 20 वॉट की लाइट लेकर आए, यहां पे लगाया, तो क्या नोटिस किया कि 0 वोल्ट पर भी थोड़ा सा बड़ा करंट बना, थोड़ा सा बड़ा करंट बना। क्यों बना होगा बड़ा करंट? क्योंकि इसलिए क्योंकि 20 वॉट की लाइट में ज्यादा फोटॉन्स हैं, तो इसने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाला है एज कंपेयर टू 10 वॉट। तो अब ज्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर आए हैं, तो ऑब्वियसली वैसे इलेक्ट्रॉन्स का भी नंबर ज्यादा होगा जो इन स्पेस चार्ज के इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करके दूसरे प्लेट पर हिट कर सकते होंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ विच 0 वोल्ट पर भी करंट थोड़ा सा बड़ा बना। फिर जैसे ही हम लोग इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को बढ़ाएंगे, कैसे? एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ाकर, तो इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स बढ़ेगा, सर्किट में करंट बढ़ेगा, और करंट बढ़ते 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 इसके लिए सैचुरेशन करंट बड़ा आएगा। इसके लिए सैचुरेशन करंट यदि IS1 है, तो इसके लिए सैचुरेशन करंट IS2 होगा। IS2 ज्यादा बड़ा होगा। ये I1 इंटेंसिटी वाली लाइट के लिए था, ये I2 इंटेंसिटी वाली लाइट के लिए था। कूल, यहां तक वाली बात। फिर हम लोग क्या लेकर आएंगे बताइए? 20 वॉट भी हटा देंगे, 30 वॉट लेकर आएंगे। तो आई होप कहानी समझ में आ रही होगी। 30 वॉट पर 0 वोल्ट पे और बड़ा करंट बढ़ेगा, और सैचुरेशन करंट तो और भी ज्यादा बड़ा आ जाएगा, क्योंकि 30 वॉट की लाइट से तो सबसे ज्यादा नंबर में फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए हैं। तो सैचुरेशन करंट के टाइम पर वो सारे फोटो इलेक्ट्रॉन जो बाहर आते हैं प्लेट से, वो दूसरे प्लेट पर पहुंच जाते हैं। तो सैचुरेशन करंट तो सबसे बड़ा हायर इंटेंसिटी की लाइट में ही आएगा। वही हम लोगों ने डिस्कस भी किया है कि जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बढ़ाते हैं, सर्किट में फोटो करंट बढ़ता है। सिंपल। चलिए, यहां तक वाली बात में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा रिटार्डिंग रीजन के बारे में बात करते हैं। रिटार्डिंग रीजन यानी कि अब इस कैथोड पर आ गया है पॉजिटिव और एनोड पर आ गया है नेगेटिव चार्ज। तो इस प्लेट के अंदर बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसी, यानी अब जो बाहर आया हुआ इलेक्ट्रॉन है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ऐसा।
यानी निकले हुए इलेक्ट्रॉन रिटार्ड होंगे। तो फिर से हम लोग लेकर आए 10 वॉट वाली, फिर से क्या होगा बताइए। तो सर्किट में फोटो करंट घटा 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 घटते 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 इस स्टॉपिंग पोटेंशियल पर सर्किट में फोटो करंट घटकर कितना हो गया, 0। ठीक है, लॉजिकल। तो इसके लिए तो हमें पता था ही करंट कभी ना कभी घटकर 0 बनेगा। अब हम लोग लेकर आ रहे हैं ये 20 वॉट वाली बल्ब, 10 वॉट वाली बल्ब हटा दिया, 20 वॉट। ठीक है, तो अब सोचिए थोड़ा, इसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल बड़ा आना चाहिए या छोटा आना चाहिए या सेम आना चाहिए? क्यों सेम? आपको तो रिजल्ट याद है इसलिए आपने बोल दिया सेम। हाँ, अदरवाइज लोग ये मान रहे थे कि ये 20 वॉट के पास ज्यादा एनर्जी है। यदि इंसिडेंट रेडिएशन के पास ज्यादा एनर्जी होगी तो बाहर आया हुआ फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जेटिक होना चाहिए, तो उसको रोकने के लिए एक बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होगी, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होगी, या बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। ये 20 वॉट की लाइट रेडिएशन के करस्पॉन्डिंग भी बनने वाला जो फोटो करंट है वो सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल पर 0 हो गया। तो ये बिल्कुल चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि अभी तक आप क्या पढ़ते आ रहे थे? आप पढ़ते आ रहे थे ज्यादा पावर मतलब ज्यादा एनर्जी, क्लासिकल वेव थ्योरी की एनर्जी डेंसिटी क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड होता है। या मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। बी क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड होता है। तो जितना बड़ा एम्पलीट्यूड, वेव ऑप्टिक्स में हम लोगों ने पढ़ा इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतना बड़ा एम्पलीट्यूड, उतनी ज्यादा एनर्जी। अब यदि एनर्जी ज्यादा है तो बाहर आए हुए फोटो इलेक्ट्रॉन के पास भी ज्यादा एनर्जी होना था, तो उसको रोकने के लिए भी बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए था। बट ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। इसका मतलब किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो एनर्जी है वो किसी दूसरी चीज पर डिपेंड करती होगी, इस पर तो नहीं कर रही है। क्रॉस चेक करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, तो ये 30 वॉट का लाइट लगाया। तो इस 30 वॉट के लाइट में भी सेम कहानी, फोटो करंट सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट पर ही 0 हो गया। तो इतनी सी बात तो तय थी कि ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है इसका इस इंटेंसिटी से कोई भी लेना देना नहीं है। इस स्टॉपिंग पोटेंशियल का लेना देना सिर्फ और सिर्फ, इस स्टॉपिंग पोटेंशियल का इस इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। इन इंटेंसिटीज का लेना देना इस सैचुरेशन करंट से, सैचुरेशन करंट से, वो भी तब जब आप इन इंटेंसिटीज को इंक्रीज कर रहे हो, सिर्फ नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाकर, फ्रीक्वेंसी वगैरह कांस्टेंट। आई बात समझ? ठीक है, चलिए, नो डाउट अप टू दिस पॉइंट, क्लियर है ना? ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज independent of intensity of incident radiation। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगली लास्ट आखिरी बात, ठीक है, सुनिएगा कि ये हमारे पास वही दो फोटो सेंसिटिव प्लेट, ये कैथोड ये एनोड, ये हमारे पास सोर्स जिससे लाइट रेडिएशन हम लोग इस प्लेट के ऊपर डाल रहे हैं। ये जो हमारे पास सोर्स, इस सोर्स से अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, तो अब इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे। मान लीजिए एक बार के लिए F1 फ्रीक्वेंसी डालेंगे, अगली बार के लिए F2 फ्रीक्वेंसी डालेंगे, अगली बार के लिए F3 फ्रीक्वेंसी डालेंगे। ठीक है, आप ऐसा मान सकते हैं कि ये जो F3 फ्रीक्वेंसी है ना, ये कोई वायलेट कलर की लाइट होगी, F2 फ्रीक्वेंसी ये कोई ग्रीन कलर की लाइट होगी, F1 फ्रीक्वेंसी ये कोई रेड कलर की लाइट होगी। मेरे कहने का मतलब है कि F3 इज ग्रेटर देन F2 इज ग्रेटर देन F1। ठीक है, चलिए, तो फिर से अब की बार हम लोग सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी ही चेंज कर रहे हैं। जो नंबर ऑफ फोटॉन्स रखेंगे वो नंबर ऑफ फोटॉन्स फिक्स रखेंगे। ठीक है, इन तीनों सोर्सेस से आने वाली लाइट रेडिएशन के लिए जो नंबर ऑफ फोटॉन्स है, नंबर ऑफ फोटॉन्स वो फिक्स्ड, नंबर ऑफ फोटॉन्स फिक्स है। आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि इंटेंसिटी फिक्स कर देंगे, इंटेंसिटी इज कांस्टेंट। ठीक है, तीनों सोर्सेस के लिए। ओके,
चलिए, तो सबसे पहली बात, वाई एक्सिस के अलॉन्ग हम लोगों ने क्या लिया था? करंट। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम लोगों ने क्या लिया था? पोटेंशियल। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लेकर आए रेड कलर की लाइट। अच्छा, एज्यूमिंग कि ऑल 3 लाइट रेडिएशंस हैव एनर्जी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। ठीक है, ये वायलेट लिखा है, ये ग्रीन कलर है, 3 अलग अलग कलर्स है। ओके, तो सबसे पहले एक्सेलरेटिंग रीजन में बात, एक्सेलरेटिंग रीजन में बात कहने का मतलब है यहाँ का पोटेंशियल नेगेटिव, यहाँ का पोटेंशियल पॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी, निकले हुए इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होकर दूसरे प्लेट पर स्ट्राइक करेंगे, तो सर्किट में फ्लो होने वाला ये जो फोटो करंट है ये ऐसे बढ़ेगा, बढ़ते 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 सैचुरेट हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। ठीक है, ये रहा हमारा सैचुरेशन करंट IS। ऑलराइट, फिर हम लोगों ने क्या किया? तो रेड कलर की लाइट को हटाया, मतलब F1 फ्रीक्वेंसी वाली लाइट को हटाया, दिस इज F1 फ्रीक्वेंसी, और F2 फ्रीक्वेंसी वाली यानी ग्रीन कलर वाली लाइट लेकर आए। तो जैसे ही ग्रीन कलर की लाइट हम लोग यहाँ पर डालते हैं तो हम लोगों ने नोटिस किया कि 0 वोल्ट पर थोड़ी सी ज्यादा करंट आई, थोड़ी सी ज्यादा, लेकिन सैचुरेशन करंट फिर से उतना ही आ गया। सैचुरेशन करंट उतना ही इसलिए आया क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स फिक्स रखा था। ठीक है, या इंटेंसिटी फिक्स था, तो एज ए रिजल्ट ऑफ विच सैचुरेशन करंट भी दोनों सिचुएशन में कैसा आया? सेम आया, सेम आया। ये है F2 फ्रीक्वेंसी। फिर इसके बाद हम लोग ये F3 फ्रीक्वेंसी लेकर आए, यानी कि वायलेट कलर की लाइट लेकर आए। तो इस वायलेट कलर की लाइट पर हम लोगों ने नोटिस किया कि 0 वोल्ट पर थोड़ा सा बड़ा करंट बना, लेकिन सैचुरेशन करंट तो फिर से उतना ही आया, आना भी था, नंबर ऑफ फोटॉन सेम है। ठीक है, तो सैचुरेशन करंट फिर से कैसा आया? सेम। यहां पर मैं लिख दूं ये F3 सबसे हाईयर फ्रीक्वेंसी है, फिर F2 है और फिर F1। चलिए, अब मेन कहानी तो स्टार्ट होती है ये रिटार्डिंग वाले रीजन में। कहां पर? रिटार्डिंग वाले रीजन। मतलब अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है तो निकले हुए फोटो इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग रिटार्ड कर रहे हैं, दूसरे प्लेट से टकराने से रोक रहे हैं। तो क्या होगा? सर्किट में फोटो करंट घटेगा, घटते 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 ये किसी -V01 पर सर्किट में फ्लो होने वाला फोटो करंट 0 हो गया। ओके, अब जैसे ही हम लोग ग्रीन कलर की लाइट लेकर आए तो उसके लिए ये रिटार्डिंग पोटेंशियल की जो मैक्सिमम वैल्यू, मतलब वो वैल्यू जिस पर कि सर्किट में फोटो करंट 0 हो रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो किसी बड़ी वैल्यू का आया। आ रही बात समझ? मतलब ग्रीन कलर की लाइट जब हम लोग डाल रहे थे तो उससे निकला हुआ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा एनर्जेटिक रहा होगा, ज्यादा एनर्जेटिक रहा होगा, तभी तो उसको रोकने के लिए एक ज्यादा स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए था या ज्यादा बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए था। तो दैट ऑब्वियसली मींस, इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि ग्रीन कलर की लाइट रेडिएशन के पास यानी F2 लाइट रेडिएशन के पास ज्यादा एनर्जी है एज कंपेयर टू F1। ठीक है, फिर से जैसे ही हम लोग F3 लाइट रेडिएशन डालते हैं इसके ऊपर, यानी वायलेट कलर की लाइट, तो इसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल और भी बड़ा आ गया, -V03। ठीक, मतलब क्या? सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास है? F3 के पास, फिर उससे कम एनर्जी F2 के पास, उससे कम एनर्जी F1 के पास। इंसिडेंट रेडिएशन के पास ज्यादा एनर्जी, तो बाहर आया हुआ फोटो इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा एनर्जेटिक, क्योंकि उसकी एनर्जी का एक हिस्सा सिर्फ वर्क फंक्शन ही तो खर्च होता है, बाकी का सारा एनर्जी वो एज अ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेकर बाहर आ रहा होता है। आई बात समझ? ठीक है, तो यहां से क्या कंक्लूड करेंगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन is directly proportional to stopping potential। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझ गए?